हेलो एवरीवन, लाइफलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 के ठोस अवस्था, जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, जो कि केमिस्ट्री का है, रसायन विज्ञान का है, के दूसरे लेक्चर में क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में अगर आपको याद हो तो ठोस और उनके प्रकार के बारे में अध्ययन किए थे, जिसमें क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस आए थे। उसके साथ साथ कुछ पाठ निहित प्रश्नों को भी लिए थे और हमारा संपूर्ण अध्ययन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। तो इसमें पहली हेडिंग हमने लिया है आज, जो हमारा दूसरा लेक्चर है, इसमें फर्स्ट हेडिंग हमने लिया है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जो अंतरा आणविक बल है, अंतरा आणविक बल क्या होता है? जो कोई भी ठोस है, मान लीजिए 2 ठोस हैं, ठोसों के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है, दोनों एक दूसरे को आपस में आकर्षित करेंगे, तो जो आकर्षण बल है वही क्या कहलाएगा? अंतराणविक बल। तो अंतराणविक बलों की प्रकृति, मतलब वो कैसे बल लगते हैं, उनके आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया? 4 वर्गों में। और ये 4 वर्ग कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला नाम है इसमें आणविक ठोस। पहला कौन सा वर्ग है? आणविक ठोस। आणविक ठोस के अंदर भी क्लासिफिकेशन है, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। सबके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। फिर दूसरा ठोस है आयनिक ठोस, फिर धात्विक ठोस और चौथा ठोस है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। सब ठोसों में जो आकर्षण बल है अंतराणविक कणों के बीच, जैसे ये 2 कण है, दोनों के बीच क्या लगेगा? आकर्षण बल। ये जो दूरी है ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, तो जो ये आकर्षण बल है वो अलग अलग प्रकार से होगा। आणविक ठोस में कैसे होगा इसको हम देखेंगे। फिर आणविक ठोस के अंदर अध्रुवीय में कैसे होगा, ध्रुवीय में कैसे होगा, या हाइड्रोजन में कैसे होगा, ये भी हम देखने वाले हैं। फिर उसके साथ साथ आयनिक ठोस, कौन से ठोस होते हैं, कैसे ठोस होते हैं, या इनमें आकर्षण बल कैसे लगता है, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ धात्विक ठोस के बारे में भी हम अध्ययन करने वाले हैं कि जो धात्विक ठोस होते हैं उन्हें धात्विक ठोस ही क्यों कहा जाता है, और उनके मध्य जो अंतराणविक आकर्षण बल है वो किस प्रकार से कार्य करता है। इसके बाद सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस के बारे में अध्ययन करेंगे। सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस कैसे होते हैं, क्यों उन्हें कहा जाता है, इनमें कौन सा आकर्षण बल लगता है, इन सब के बारे में भी हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबको हम बारी बारी से लेंगे, पहले इनको लेंगे। तो आइए देखते हैं, इसी क्रम में चलेंगे हम। तो जो हमारी फर्स्ट हेडिंग है आणविक ठोस की, तो आइए उसे देखते हैं। तो पहली हेडिंग हमने क्या लिया? आणविक ठोस। आणविक ठोस का पहले हम डिफिनीशन लेंगे, फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं आणविक ठोस कहलाते हैं। समझिए, वे क्रिस्टलीय ठोस, एक तो सभी क्रिस्टलीय ठोस हैं, आपने क्रिस्टल पढ़ा, अक्रिस्टल पढ़ा अपने पिछले वीडियो लेक्चर में, कि जिनका निश्चित पैटर्न होता है और काफ़ी दीर्घपरासी होते हैं वो सारे क्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे, और जो लघुपरासी होंगे वो सारे अक्रिस्टलीय ठोस कहलाएंगे। तो यहाँ क्रिस्टलीय ठोस हम पढ़ रहे हैं। तो वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं। अवयवी कण मतलब कि वो जिनसे मिलकर बने होते हैं। तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जो अणुओं से बने होते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं, अणुओं से बने होते हैं, जिसके अवयवी कण अणु होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आणविक ठोस। याद करने का तरीका समझिए, नाम से ही आणविक ठोस मतलब आणविक अणु, कुछ ऐसा मिलता जुलता लग रहा है, आणविक अणु। तो मतलब ऐसे ठोस जिसके अवयवी कण क्या हुए? अणु हुए, वो क्या कहलाए? आणविक ठोस। और ये निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया, ऊपर अभी हमने देखा था। तो आइए इसका पहला वाला लेंगे, अध्रुवीय आणविक ठोस। ये क्या होते हैं, आइए देखते हैं। वे आणविक ठोस जिनके अणु परस्पर अध्रुवीय सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। मतलब ऐसे आणविक ठोस जिसके अणु आपस में कैसे बने हो? अध्रुवीय सहसंयोजक बंध द्वारा। सहसंयोजक बंध हम सिंपली जानते हैं, जैसे कोई भी 2 परमाणु है, आपस में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के द्वारा अगर जुड़े हुए हैं तो वो क्या हो जाएंगे? सहसंयोजक बंध। इसमें ध्रुवीय और अध्रुवीय 2 टर्म आते हैं। पोलर, जैसे एक प्लस है और एक माइनस है, तो आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर दोनों प्लस है
तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दोनों माइनस है तो भी अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अध्रुवीय अणु में क्या होता है, जैसे कि कोई यौगिक है, कोई भी यौगिक अगर वो समान है, जैसे H2 को हम लेते हैं, मतलब एक H इधर है और दूसरा H इधर है, जितना फोर्स ये इधर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इधर भी लगाएगा। दोनों एक दूसरे के फोर्स को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं, निरस्त कर दे रहे हैं। इसलिए कोई पोलैरिटी, कोई ध्रुवणता क्रिएट नहीं हुई। ध्रुवी क्या होता है, अगर एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस बन जाए, क्रिएट हो जाए, मतलब एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम, ऐसा कुछ बन जाए, एरो जैसी सिचुएशन आ जाए, तो वो ध्रुवीय हो जाएगा। मतलब प्लस माइनस अगर क्रिएट हो रहा है, और अगर प्लस माइनस क्रिएट नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अध्रुवीय। आप इसे सिंपल वे में समझ सकते हैं कुछ ऐसे। तो क्या कहा कि अध्रुवीय सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं। डिफिनेशन को समझिए कि वे आणविक ठोस जिनके अणु परस्पर अध्रुवीय सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इन ठोसों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को दुर्बल परिक्षेपण बल अथवा लंदन बल कहते हैं। जो इनके अणु हैं, अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है उसे दुर्बल परिक्षेपण बल अथवा लंदन बल कहा जाता है। ये नाम है, इसको ध्यान रखेंगे हम। ये ठोस मुलायम और विद्युत के कुचालक होते हैं। ये प्रॉपर्टी है, इनके गुण है अध्रुवीय आणविक ठोसों के, कि जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए अध्रुवीय आणविक ठोस की प्रकृति क्या होती है, तो ये ठोस मुलायम हुए और क्या हुए, विद्युत के कुचालक, मतलब विद्युत का चालन नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो ये कमरे के ताप पर द्रव अथवा गैस अवस्था में पाए जाते हैं। नाम तो है ठोस, पर ये एक्चुअल में कमरे के ताप पर या तो द्रव होंगे या तो गैस होंगे। हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, एग्जांपल्स को देखिए, जैसे H2, Cl2, I2, Ar, CCl4, CO2 एक्सेट्रा। हाइड्रोजन को ले लीजिए, बेशक गैस। तो इसी प्रकार से जो यौगिक हैं या तो द्रव अवस्था में होंगे या तो गैस की अवस्था में होंगे रूम टेम्परेचर पर। अगला हेडिंग था आणविक ठोस में, दूसरा वाला आणविक ठोस के अंदर अध्रुवीय आणविक ठोस, सॉरी ध्रुवीय आणविक ठोस। अभी ऊपर हमने अध्रुवीय आणविक ठोस पढ़ा है, तो ध्रुवीय आणविक ठोस की पहले हम डिफिनेशन बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, वे आणविक, याद कीजिए अध्रुवीय में क्या था कि ऐसे आणविक ठोस जो अध्रुवीय सहसंयोजक बल द्वारा बंधे होते हैं। तो ध्रुवीय में क्या हो जाएगा, वे आणविक ठोस जिसके अणु परस्पर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं। यहाँ ध्रुवीय है तो डिफिनीशन में भी ध्रुवीय आ गया, ऊपर अध्रुवीय था तो डिफिनीशन में अध्रुवीय था। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। उम्मीद है डिफिनीशन याद हो रहा होगा कि अगर हेडिंग में ध्रुवीय है तो हमने डिफिनीशन में भी ध्रुवीय लगाया, और हेडिंग में अध्रुवीय था तो हमने डिफिनीशन में भी अध्रुवीय लगा दिया। ऐसे ठोसों के अणु द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जो उनका जोड़ है वो कौन सी क्रिया है, द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ये ठोस मुलायम और विद्युत के कुचालक होते हैं। याद कीजिए ऊपर भी हमने ऐसा कुछ पढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट, इनका गलनांक अध्रुवीय ठोसों से अधिक होता है। जो अध्रुवीय ठोस है उनसे कुछ ज़्यादा होता है। फिर क्या करें, फिर भी ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था गैस अवस्था में पाए जाते, बेशक उनसे ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी कमरे के ताप पर किस अवस्था में पाए गए, द्रव अथवा गैस अवस्था में। हम कुछ पॉइंट वाइज अगर लिखते हैं तो हमारे मार्क्स थोड़ा बेहतर मिलते हैं, इसलिए हमने पॉइंट वाइज लिखा है। अब इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात किया जाए तो जैसे हमने HCl ले लिया, ठोस SO2, ठोस NH3 आदि, अमोनिया। फिर और आगे अगर देखते हैं, अगली हेडिंग इसमें थी आणविक ठोस के अंदर हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। तो देखिए वे आणविक ठोस जिसके अणु, इस बार हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। आवंधित होना मतलब जुड़े होना, यहाँ आवंधित टर्म यूज हुआ है, ध्यान दीजिए। तो आवंधित होना मतलब जुड़े होना, तो आवंधित होते हैं हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। अगर आप डिफिनीशन लिख रहे हैं तो आप इसे वीडियो को पॉज कीजिए, रोक दीजिए, फिर उसके बाद डिफिनीशन लिख लीजिए, फिर समझिए। वैसे फिलहाल हम धीरे धीरे बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आसानी से लिख सकें। तो डिफिनीशन फिर से एक बार देख लेते हैं कि वे आणविक ठोस जिनके अणु परस्पर हाइड्रोजन बंध द्वारा आवंधित होते हैं, हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। और अगर इसके बारे में और जानकारी लिया जाए तो ये ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं।
देखिए ऊपर भी हमने देखा गुण और ये इसमें भी देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, कमरे के ताप पर एवं दाब पर ये ठोस वाष्पशील द्रव अथवा मुलायम ठोस होते हैं। या तो वाष्पशील द्रव होंगे या तो मुलायम ठोस होंगे। एग्जाम्पल जैसे H2O किस रूप में, बर्फ के रूप में। ये पहला आयनिक ठोस, पहला ठोस था, फिर जो आणविक ठोस था, फिर दूसरा क्या था, आयनिक ठोस। याद कीजिए जब बड़ा क्लासिफिकेशन था तो ऐसा ही कुछ था। तो आयनिक ठोस की बात किया जाए तो वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं। याद कीजिए आणविक ठोस में क्या था, वे क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण अणु होते हैं। आणविक वाले में अगर आणविक था तो अणु था, यहाँ अगर आणविक होता था तो यहाँ अणु, और यहाँ पर अगर आयन है तो यहाँ पर भी क्या कर दिया इन्होंने, आयन। तो डिफिनीशन ऐसे याद कर कीजिए, वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं आयनिक ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आयनिक ठोस कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए, इन ठोसों में आयन परस्पर प्रबल गुलामी अथवा स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बंधे होते हैं। अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि आयनिक ठोस किन बलों द्वारा बंधे होते हैं, तो प्रबल गुलामी अथवा स्थिर वैद्युत बलों द्वारा बने होते हैं। और इसके बारे में अगर जानकारी लिया जाए आयनिक ठोस के बारे में, तो ये ठोस कठोर तथा भंगुर होते हैं। कठोर तो आप पढ़ के आए हो, यहाँ भंगुर टर्म आया, ब्रिटल। भंगुल मतलब किसी भी पदार्थ को अगर पीटने पर वह छोटे छोटे कणों में टूट जाए, विभक्त हो जाए, तो वही क्या कहलाया, भंगुर। नेक्स्ट पॉइंट, इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक क्या होता है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदले। गलनांक, गलना, इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट मीन्स पिघलना। कौन पिघलेगा, ठोस या द्रव? बेशक ठोस पिघलता है, द्रव तो पहले से ही पिघला हुआ है। तो वह ताप जिस पर कोई भी ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाए या पिघल जाए, उसका क्या कहेगा, गलनांक। अगला टर्म है क्वथनांक। क्वथनांक इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट। बॉइल मीन्स उबलना। तो वह ताप जिस पर कोई भी पदार्थ उबलने लगे, और याद कीजिए अगर कोई पदार्थ उबलता है तो वाष्प में भी परिवर्तित होता है। तो डिफिनीशन समझिए कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलने लगे अथवा वाष्प में परिवर्तित होने लगे, वही उसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। वह उसका क्वथनांक कहलाता है। तो इनके इसके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात की जाए कि ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु गलित अथवा जल में घोलने पर विद्युत का चालन करते हैं। आयनिक ठोस में ध्यान देंगे कि ठोस अवस्था में ये विद्युत के क्या होंगे, कुचालक, मतलब बिजली को चलने नहीं देंगे, परंतु गलित, गलित मतलब हल्का सा पिघला हुआ। जैसे नमक आप लो, नमक पर थोड़ा अगर आप अपने हाथ में ले रखे हो, नमक ठोस अवस्था में थोड़ा सा बड़ा सा अगर टुकड़े के रूप में है, तो हाथ में लोगे तो थोड़ा सा पसीना आएगा उसमें, और पसीना आया तो हल्का सा बाहर से मेल्ट हो रहा है, थोड़ा सा पिघल रहा है, वही कौन सी अवस्था हो गई, गलित अवस्था। अथवा जल में घोलने पर, या तो उसे क्या करें, पानी में हम घोल दें, तब ये विद्युत का क्या करेंगे, चालन करेंगे। इसका एग्जाम्पल है जैसे NaCl, MgO, ZnS, CF2 एक्सेट्रा आदि। क्लियर, ये था हमारा आयनिक ठोस। और अगर अगले ठोस की बात करें तो ये ठोस है हमारा धात्विक ठोस। नाम से ही देखिए, धात्विक मीन्स धातु। वे क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण क्या होते हैं, धातु होते हैं। याद कीजिए, डिफिनीशन अब क्लियर हो रही होगी। आणविक में अणु था, आयनिक में आयन थे, धात्विक में धातु है। कि वो क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण धातु होते हैं क्या कहलाएंगे, धात्विक ठोस। फिर नेक्स्ट पॉइंट, इन ठोसों के अवयवी कण परस्पर धात्विक बंध, धातु है इसीलिए क्या बन गया, धात्विक बंध बन गया। और बेशक धातु क्या होते हैं, यहाँ ये मिस्टेक है, कुचालक की जगह सुचालक होना चाहिए था, ये टाइपिंग एरर है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कुचालक की जगह क्या होना चाहिए, सुचालक, सुचालक। ठीक, तो यहाँ कुचालक की जगह सुचालक होना चाहिए था, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, ये कठोर, कठोर आप जानते हैं। आघातवर्धनी, आघातवर्धनी मतलब जो पीटने पर चद्दर में परिवर्तित हो जाए। आप देखिए टीन शेड वगैरह पीट पीट कर बनाई जाती होगी, या इम्पैक्ट फोर्स के द्वारा उसको तैयार किया जाता होगा। तो ये क्या हो गए, आघातवर्धनी होते हैं तथा तन्य होते हैं। तन्य मीन्स उन्हें पतले तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे आप एल्युमिनियम देखिए, पतले तार ड्रॉ करके तभी तो वायर बनाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, कठोर भी है, आघातवर्धनी भी है और तन्य भी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुचालक की जगह क्या है हमारा, सुचालक है। इसको हम ध्यान रखेंगे, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपकी।
इनका गलनांक बहुत उच्च होता है, मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसके एग्जाम्पल लिए हैं जैसे हमने आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम आदि, ये हमारे धात्विक ठोस थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। ध्यान दीजिए, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, दो नाम है इसके, तो दोनों नाम हम ध्यान रखें क्योंकि किसी भी नाम से आपके एग्जाम में पुटअप किया जा सकता है, इसलिए हम दोनों नामों को ध्यान में रखेंगे। अब डिफिनेशन पर चलते हैं। वे ठोस जिसके अवयवी कण परमाणु होते हैं। अवयवी कण क्या हुए? परमाणु, तथा वे परस्पर सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे। देखिए सहसंयोजक, सहसंयोजक क्लियर हो रहा है। तो वे ठोस जिसकी, इसमें थोड़ा सा डिफिनेशन में हल्का चेंज है, इसके अवयवी कणों के बारे में जिक्र किया गया है, उन सब में ऐसा नहीं हुआ था। तो वे ठोस जिसके अवयवी कण परमाणु होते हैं तथा वे परस्पर सहसंयोजक बंध द्वारा बंधे होते हैं, क्या कहलाते हैं? सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस कहलाते हैं। क्लियर? फिर देखिए, इनकी बड़ी आकृति होने के कारण इन्हें विशाल अणु भी कहा जाता है। देखिए खास बात है कि जो बड़ी आकृति है, जो बड़े आकार है, इसी के लिए इन्हें क्या कहा जाता है? विशाल अणु कहा जाता है। ये अति कठोर तथा भंगुर होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं। और कैसे होते हैं? भंगुर। भंगुर हमने बताया था कि अगर पीट दो तो वो क्या हो जाए? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब विद्युत का चालन नहीं करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की बात किया जाए तो इनका गलनांक बहुत उच्च होता है, मतलब कि इनका गलनांक बहुत ही ज़्यादा होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका एग्जाम्पल हमने लिया है जैसे SiO2 जिसे क्वार्ट्ज भी कहा जाता है, SiC, C फॉर कार्बन, हीरा वाला, और Al एल्युमिनियम है। फिर ये कार्बन यहाँ पर हीरा है, यहाँ पर ये अपवाद है कार्बन ग्रेफाइट। ये सारे तो बहुत ही कठोर हैं और विद्युत के कुचालक है, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो मुलायम है और विद्युत का क्या है? चालक है। आप कुछ यूँ देखिए, जो पेंसिल की नोक होती है, आपने देखा होगा पेंसिल में जिससे हम लिखते हैं, जिसे सूरमा कहते हैं, वो बिल्कुल मुलायम होता है, और अगर उसमें विद्युत प्रवाहित किया जाए तो वो विद्युत का चालन भी करेगा। तो ये हमारा अपवाद है, किसका? ये सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस का अपवाद को हम हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि अपवाद से अगर क्वेश्चन पुटअप हो जाता है तो इन जनरल भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, इसलिए हमें इसके बारे में ध्यान रखना है। तो ये था सिलिकॉन और क्वार्ट्ज, हीरा और SiC, और इधर C फॉर ग्रेफाइट जो कि मुलायम है, विद्युत का चालक है, और ये क्या है? आपका अपवाद है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? हमने आज के वीडियो लेक्चर में देखा क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, और इसमें आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस के बारे में अध्ययन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की बटन दबाएं। धन्यवाद।